अफगानिस्तान का चेहरा बदल गया। अफगानिस्तान की तस्वीर बदल गई। बंदूकधारियों ने सत्ता हथिया ली। आतंकवादियों ने सरकार बना ली। मंत्री बन गए आतंक के बड़े बड़े सौदागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप बीते जमाने के विलन अजीत के डायलॉग्स को याद कीजिए। रॉबर्ट, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। यह अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर एकदम फिट बैठेगा। तालिबान ने दहशत और आतंक का राज कायम कर रखा है। लोग डर कर भाग रहे हैं तो धमकी दे रहा है कि भागने नहीं देंगे। यह हाल है आज तालिबान का। तो सवाल यह कि क्या दुनिया को तालिबान कबूल है? आज ये बड़ा सवाल हम पूछेंगे कि आखिर यूएन और दुनिया भर में अपने आप को ताकतवर मुल्क कहने वाले लोग अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ मची है, वहीं दूसरी ओर तालिबान धमकी दे रहा है कि किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान में खौफ और दहशत के बीच बार बार तालिबान की धमकी उसके आतंक की पूरी दास्तां है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नया अफगानिस्तान दुनिया को मंजूर है? क्या दुनिया को तालिबान कबूल है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चंद घंटे पहले हुई दुनिया के ताकतवर 7 देशों यानी G7 की बैठक में हुई माथापच्ची पर गौर करना होगा। बैठक तालिबान को लेकर बुलाई गई थी। इस बैठक में यह तय हुआ कि अफगानिस्तान छोड़ने की समय सीमा 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। Wenn dieser Evakuierungseinsatz endet und der आज कॉन्फ्रेंस में डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हम तैयारी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं कि क्या डेडलाइन के बाद भी स्थानीय कर्मचारियों और लोगों को निकालना संभव है। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि नेतृत्व अमेरिका के पास है। बिना अमेरिका के हम और बाकी देश बचाव अभियान को जारी नहीं रख सकते। दरअसल G7 के दूसरे सदस्य चाहते थे कि समय सीमा 31 अगस्त से आगे बढ़ाई जाए, लेकिन अमेरिका जिद पर अड़ा रहा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को साफ किया है कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करने की समय सीमा तालिबान के रवैये पर निर्भर रहेगी। We're currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. G7 तालिबान से भिड़ंत के मूड में नहीं है। G7 के बाकी 6 सदस्य देश यानी इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का स्टैंड वही होगा जो अमेरिका का होगा। अमेरिका चाहता है कि 31 अगस्त तक पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ दे। यानी खुलकर भले ही ना हो, लेकिन दबी जुबान से तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। ये बात तब और भी साफ हो जाएगी जब आप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बयान पर ध्यान देंगे। पिछले 20 वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तालिबान को उनके कामों से आंका जाएगा, न कि उनके शब्दों से। And today, the G7 agreed, we brought them together and they agreed a roadmap for future engagement with the Taliban, so that if those huge funds are going to be unfrozen eventually for use by the government and people of Afghanistan, then what we're saying is Afghanistan can't lurch back into becoming a breeding ground of terror. Afghanistan can't become a narco state. Girls have got to be educated up to the age of 18 and so on.
चीन उन गिने चुने देशों में शुमार है जिसने तालिबान के समर्थन में उतरने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। रूस ने भी तालिबान का समर्थन किया। पाकिस्तान का चेहरा किसी से छिपा नहीं, वो तालिबान का भाई है। Taliban, by now, all of us, we know that Taliban are being funded by Pakistan. They're being, instructed by Pakistan. Their bases are in Pakistan. This is where they get trained. So I hope that the international community, first of all, if they cut their funds and they don't give funds to Pakistan, they won't be able to have enough money to fund Taliban. अब अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र का रुख भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब तक 2 बार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर बैठक की है। किसी भी बैठक में तालिबान के विरोध में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, बल्कि समावेशी सरकार की उम्मीद जताई गई। दूसरी बैठक में यूएन के महासचिव ने तालिबान के संयम बरतने और दुनिया में एकजुट होने की अपील की। It's very important for the international community to be united, for all members of the Security Council, but in general for the international community to be united, to use the only leverage that exists, which is the interest of the Taliban for legitimacy, for recognition. And for that to be possible, I think it's important that the international community is speaking one single voice. तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान के लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन आंसुओं पर कूटनीति भारी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। और क्या इन आंसुओं पर कूटनीति यूं ही भारी पड़ती रहेगी? सैयद जफर इस्लाम, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। अब्दुल बासित, पूर्व पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो कि कमिश्नर भी रह चुके हैं हिंदुस्तान में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल पराशर, पत्रकार, हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हैं, चाइना के रुख पर उनसे बात करेंगे। अजय जैन बुटोरिया, जो कि जो बाइडेन सरकार के समर्थक हैं, वो सीधा इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। विजय राणा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लंदन से जुड़ रहे हैं। बोरिस जॉनसन के रुख पर हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व भारतीय डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अब्दुल बासित साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब को उनके साथ दिखाइएगा। अब्दुल बासित साहब, मैं भी नहीं चाहती कि बेवजह की तू मैं हम दोनों के बीच हो, लेकिन डे 1 से जिस तरह से तालिबान की क्रूरता, उसकी दहशत, उसके खौफ की वजह से अफगानी लोग छोड़कर आ रहे हैं, अलग अलग मुल्कों में भाग रहे हैं। 30 अगस्त का डेडलाइन तालिबान ने दिया है और पाकिस्तान पहले दिन से उनके लिए तालियां बजा रहा है, तालिबान के लिए तालियां। इतना आतंक कैसे हजम कर पाइएगा सर? कैसे एक ऐसे कट्टरवादी जो आतंकियों को, आतंकी घटनाओं के जो आरोपी हैं, उनको होम मिनिस्टर, अलग अलग मंत्रालय सौंप रहा है, ऐसी सरकार पर आप कैसे ताली बजा सकते हैं? इतने आतंक को आप कैसे हजम कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जना साहिबा। देखें, ये तो हम भारत की भी जो दहशत गर्दी है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही कर रही है। तो तालिबान ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल करने देंगे, ना ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा काम करेंगे। तो वो तो भरपूर आपसे जो है। तालिबान पर आपका भरोसा करने की वजह? सर, एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तालिबान पर आपका भरोसा करने की वजह? अगर हम और बहुत से ममालिक पे भरोसा कर सकते हैं, तो तालिबान पे क्यों नहीं कर सकते? तालिबान ने एक बड़ी जद्दोजहद की है, 20 साल उन्होंने लगाए हैं इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान का। मसला तालिबान का नहीं है, मसला जमहूरियत का भी नहीं है, मसला इंसानी हक़ का मसला तालिबान का है सर। मसला सिर्फ मसला तालिबान का है। मसला सिर्फ इस्लामी हुकूमत का है। तालिबान है सर। अगर 5 लाइन में सर, मैं आप ही बात करेंगे, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ सैयद जफर इस्लाम साहब, फौरन आ रही हूँ। तालिबान पर 5 लाइन का एक छोटा सा ऐसे लिख के बताइए। ये सारे पाकिस्तान के लोग इतना खुश होकर क्यों बात करते हैं, जैसे अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हो कि देखिए तालिबान ने इतनी जद्दोजहद का सामना किया। तालिबानी तो वो है जो महिलाओं पर अपनी ताकत दिखाते हैं सर, जो बच्चियों पर, महिलाओं पर ऐसे जुल्म ढाते हैं कि आज भी 20 साल पुराना खौफ उन्हें मजबूर कर रहा है अपनी बेटियों को अमेरिकी सेना को सौंपने को। ये बात क्यों नहीं दिखाई देती? क्या आपका अपना पाला हुआ बच्चा है जिसके रिपोर्ट कार्ड पर आप लोग खुश हो रहे हैं सर? अंजना साहिबा, ये काम तो आप भी कर रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो अब क्या किया जाए? तालिबान ने तो ये काम किए 90s में, उन्होंने तौबा मांग ली। कश्मीर तो सर निकल गया, हाथ से निकल गया आपके। वो भारत का था, है और रहेगा।
देखिए उसकी खींच कब तक अफगानिस्तान पर निकालिएगा सर? निकल गया हाथ से मामला। चलिए वो तो कश्मीरियों ने डिसाइड करना है, मैंने और आपने नहीं करना। अलबत्ता ये बात अपनी जगह हकीकत है कि तालिबान ने जो एग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ, उसको आप देख लीजिए, उन्होंने जो कमिटमेंट दी हैं वो उन पर कायम हैं। अभी आप तालिबान को कुछ मौका दीजिए। भारत क्यों इतना परेशान है तालिबान के आने से, मुझे ये समझ नहीं आती। जबकि हम खूंखार आतंकियों को खूंखार आतंकी मानते हैं ना सर। आप उनके रिपोर्ट कार्ड पर बड़े खुश हो रहे हैं जो आपका, लेकिन हम नहीं हो सकते ना। जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर, हम तो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली इसको डील करना होगा, ये एक सच्चाई है। स्ट्रेटेजिकली डील करना होगा, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन आतंकियों को आतंकी कहने में हम पीछे नहीं हटते आपकी तरह। आप उनके रिपोर्ट कार्ड पर खुश होइए सर। बच्चा घर रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है। रिपोर्ट जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे आपका रिपोर्ट कार्ड है वो भी किसी से कम नहीं है। सैयद जफर इस्लाम साहब आपकी बात पर अब जवाब दे रहे हैं। सर सांसद है रूलिंग पार्टी के, जरा उनकी बात सुनते हैं, मैं फिर आऊंगी बासित साहब आपके पास। जी फरमाइए। देखिए बासित साहब, आपने जब अपने बातों में कहा, सबसे पहले आपने आजादी के इंसानी हकूक के बारे में, आप आज जिस तरह से हालात देख रहे हैं अफगानिस्तान के, क्या इंसानी हकूक है वहां पर? आप कभी किसी मुल्क में, किसी बहुत ही गरीब मुल्क में भी, ममालिक में ऐसे नहीं देखा हो कि वहां की सरकार से लोग डर के इस कदर भाग रहे हैं। ऐसी हैवानियत है, ऐसी हैवानियत के लोग चलते हुए जहाज पे चढ़ रहे हैं और वहां से हवा से जो मानो कि कोई डाइविंग कर रहा है, इस तरह से लोग। मैंने जिंदगी में ऐसे तस्वुर नहीं किया था कि किसी को ऐसी चीज देखने को मिलेगी। और इस सब के लिए जिम्मेदार एक ही मुल्क है, वो है आपका मुल्क पाकिस्तान, जिसने दहशत को बढ़ाने का काम किया, जिसने दहशत कश्मीर में फैलाने का काम किया, जिसने दहशत पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया और जिसने दहशत को फंडिंग करने का काम किया। आज तालिबान, देखिए अफगानिस्तान के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो एक सिंसियर, आप इस्लामिक कवानीन के बारे में बात करते हैं। क्या इस्लाम ऐसी चीज को कहीं भी तरजीह देता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं? इस्लाम क्या इस चीज को तरजीह देता है कि औरतों के साथ जुल्म किया जाए? इस्लाम तो औरतों के जुल्म के बारे में बात ही नहीं करता है, बराबर के हुकूक देता है। लेकिन आपने जिस तरह से पाकिस्तान में, मैं एक ही बार जिंदगी में पाकिस्तान में गया, वो भी एज ए बैंकर, और मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान बदतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ पर इंसानी हकूक का जो है हर तरह से हनन हो रहा है। वहां सिर्फ आपको अच्छी तरह से मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से इंसानी हकूक का जो है कुचल दिया जाता है, और अफगानिस्तान में वही हो रहा है। ठीक है बासित साहब, एक बार जवाब इस पर देना चाहिए। 96 एक सेकंड, 96 से 2001 में थोड़ा अपना माइक ठीक कर लीजिएगा सर, आपका ऑडियो तो जरा दबा हुआ आ रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब जी पूरी करें अपनी। जिस तरह से भी आपने 96 से 2001 के बीच में आपने देखा है कि जिस तरह से भी बर्ताव रहा है दुनिया के लोगों के लिए, टेररिज्म के लिए जिस तरह से बढ़ावा मिला, आज उसको आप इस खुशनुदी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। उससे समझ में आता है कि आपकी जो सोच है वो टेररिज्म फैलाने वाली सोच है, दहशतगर्दी को आप बढ़ावा देने वाली सोच है। कश्मीर में मैं बहुत कश्मीर गया हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक अमन का पैगाम लेके भारत की सरकार वहां जाती है। आप वहां दहशत फैलाना चाहते हैं और हम अमन फैलाना चाहते हैं, ये साफ वाज़ेह है। इसलिए वहां आज वहां की जमीन पे अब अगर जाइएगा तो आपके खिलाफ आवाज होती है और हिंदुस्तान के सरकार के साथ खड़ी रहती है वहां के अवाम। 2-3% लोग हैं जो आपके साथ है, लेकिन वो भी अब बिल्कुल अलहदा अपने आप को महसूस करते हैं। और आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कश्मीर जो है पूरे तौर से हमारे देश के साथ 2%, 30% जो लोग नहीं है वो भी जुड़ जाएंगे और पीओके को भी हम हासिल करने में कामयाब होंगे। बासित साहब देखिए, मैं बात तो यही है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है अफगानिस्तान के मामले को लेकर, लेकिन सिर्फ भारत एक ऐसा वाहिद चीन, भारत एक वाहिद आपके लिए पूरी दुनिया अब कौन है सर? चीन। आप देखिए हमें नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर फोन करते हैं, डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर फोन करते हैं, यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी फोन करते हैं, हर जगह से हमें टेलीफोन आ रहे हैं हमारी एप्रिसिएशन के। वाहिद मुल्क जो दुनिया में है वो सिर्फ भारत है जिसको हमारी काविश नजर नहीं आती। जहां तक जफर इस्लाम साहब के पाकिस्तान आने का ताल्लुक है, वो सिर्फ एक ही दफा आए। मैं तो भारत में 3.5 साल रहा हूँ, मैं तो जानता हूं कि भारत में क्या होता है। अब मैं इस फोरम में बातें करना नहीं चाहता,
लेकिन और जो माहौल है उसको ख़राब भी नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आप एक्चुअली पाकिस्तान की दुश्मनी में जो एक हकीकत पसंदाना एनालिसिस होता है वो भी आप लोग नहीं कर पाते। आपकी भलाई इसमें है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझें। आप लोगों ने 20 साल बहुत काम किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में भारत अफगानिस्तान के थ्रू। अब आपके पास वो चूंकि स्पेस नहीं रही, अब आपको परेशानी हो रही है। लेकिन अभी भी देखिए, आप तालिबान को बुरा भला कहते हैं, लेकिन आपके मीडिया की रिपोर्ट्स ये जो सजेस्ट करती हैं कि आपकी हुकूमत तालिबान के साथ उनके साथ रीच आउट करना चाहती है, उनके साथ बातचीत करना चाहती है। तो कुछ वजह तो है कि आपकी हुकूमत भी तालिबान के साथ एंगेज करना चाहती है। ठीक है, चलिए मैं उससे इस मुद्दे पर लौटूंगी। भटौरिया साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड बिल्कुल एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड। भटौरिया साहब एक सब बार कमेंट सबसे ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। भटौरिया साहब देखिए, एक सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, आम लोग पूछ रहे हैं, मैं सरकारों की और सियासत की बात बिल्कुल अलग करके ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप बाइडेन सरकार के समर्थक हैं, ये अलग बात है। और वो ये है कि जब महिलाओं के, लोगों के, मतलब आप सोचिए एक छोटा सा यंग फुटबॉलर जिसके कितने सपने थे, पहिए से लटक कर भाग रहा है उस मुल्क से, गिर कर मर जाता है। मतलब इससे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी क्या हो सकती है जो हम प्ले आउट होता हुआ अफगानिस्तान में देख रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यूएन क्या कर रहा है, बड़े मुल्क क्या कर रहे हैं, क्या है उनके एग्जिस्टेंस का सिग्निफिकेंस। आज ये सवाल हो रहा है, उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का क्या अर्थ है उन लोगों के लिए जो आज वहां पर गुहार लगा रहे हैं मदद की। कश्मीर तो भेज देता है यूएन एक अपना डेलीगेशन, अफगानिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है परिस्थितियां क्या है, और ये कहते हैं कि तालिबान क्या करता है हम उस पर नजर रखेंगे। जी, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं टीवी में, जो यंग फुटबॉलर और यंग बच्चे और जो दहशत है और औरतों के ऊपर, उससे हम सबको दुख है। और सब लोग इससे जो पूरी मानव जाति, इस सारी कंट्रीज के स्टेटमेंट यही है कि ये मतलब अभी बहुत दहशत है वहाँ पे। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो कमिटमेंट थी, जो मिशन था, वो अफगानिस्तान गया था आफ्टर 9/11। वो मिशन था अलकायदा को ख़त्म करना, वो ख़त्म किया। उसके बाद में मिशन चेंज हुआ नेशन बिल्डिंग, और उस नेशन बिल्डिंग के करने के लिए 20 साल अमेरिका वहाँ रही। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कमिट किया कि अगर अफगानिस्तान की सेना खुद अपना वार नहीं लड़ती है तो वो अपने ही सन और डॉटर को वार लड़ने वहाँ पर नहीं भेजेगी। ये उनका मिशन नहीं है। अभी आज की सिचुएशन में अमेरिका का मिशन नहीं है कि अफगानिस्तान में वार लड़े, उनका वार लड़े। तो ये जो सिचुएशन चेंज हुई है कि अफगानिस्तान की जो ओन सरकार है और ओन सेना वो छोड़ के चले गई, और अब तालिबान वहाँ पे गवर्निंग पार्टी है। तो इस सिचुएशन के अंडर में जो विड्रॉल प्रोसेस है उसमें अभी जो लास्ट इनिशियली कोई भी 20 साल से अमेरिका वहाँ थी और एक अचानक से वहाँ से हटेगी तो लोगों में एक दहशत फैली। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अभी पर कंप्लीट फेलियर साबित हुआ ना मिशन अफगानिस्तान। तो एक कंप्लीट फेलियर साबित हुआ, क्योंकि एंड रिजल्ट आज क्या है? आप ये बताइए मुझे, अभी की जो जनरेशन है, जो 20 साल जब अमेरिका के गवर्नमेंट होने के बाद में जो पैदा हुई, और जो 20 साल यंग जनरेशन है, उन्होंने तो एक अच्छी लाइफ देखी है अभी तक। आगे की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए। सज्जनहार साहब, ठीक है भटौरिया साहब, सज्जनहार साहब, अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए। ये सक्सेस हुआ ना वहाँ पर, जो अमेरिका के जो वहाँ कह रहे 20 साल खुशी के निकाल लिए, बस उस पर खुश रहो। नहीं, लेकिन अमेरिका वहाँ पे लाइफ लॉन्ग कैसे रहेगी? आप मुझे बताइए कि अमेरिका एक दूसरे देश को गवर्न करे, एक दूसरे देश को कंट्रोल करे, और एक दूसरे देश को उनकी आर्मी बन के उनको अमेरिका के सन्स और डॉटर वहाँ रेगुलर फाइट करते रहे। ये एक्सपेक्टेशन गलत है। तो शुरू में क्यों गए थे वहाँ पर? शुरू में अलकायदा को खत्म करने गए थे। अलकायदा को खत्म करने गए थे? हाँ जी। और वो खत्म कर लिया और निकल गए। आपका जो जब मन आएगा, आप जिस मुल्क में जाएंगे वहां पर जो आपको सफाई ऑपरेशंस अपने हिसाब से करना है, पोछा वोछा करके, फिर वहां पर परिस्थितियां खराब हो ना हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप निकल जाएंगे, फिर आपको अपने सन्स और डॉटर्स और उनकी जिंदगी की याद आएगी। राइट? 20 साल रहे ना वहाँ पर, जैसे एक दिन में तो नहीं निकल गए, 20 साल रहे। और उसके बाद में वहाँ पर जो अलकायदा ने जो यूएस के सोइल पे जो किया था, उसको मिशन था। तो उसके बाद में
समझ गए सर, हम समझ गए। सज्जनहार साहब, जो परिस्थिति बनी है और अमेरिका का ये स्टैंड है कि हम कब तक ये जंग लड़ेंगे उनके लिए, जब अफगानी सेना ने हथियार डाल दिए, जब वहां के राष्ट्रपति भाग गए, हम क्यों लड़े, हम अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों दें? आप ठीक कह रहे हैं अंजना जी। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है। वो पिछले 10 साल से ऐसे कह रहे हैं जो हमको वहां से निकलना है। आपको याद होगा 2010 में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था, उन्होंने कहा था 2014 तक काफी उन्होंने अपने सैनिक थे वहां से हटा लिए। मेरे विचार से देखिए, कोई इस बारे में वो नहीं कर रहा है, बहस नहीं कर रहा है जो भाई अमेरिका को वहां पर और ज्यादा नहीं रह सकता था। 20 साल काफी ज्यादा होते हैं, पर जिस तरीके से वहां से निकला है और जैसे उसने अपने सोल्जर्स को, जो अफगानी लोग थी, उन्होंने अमेरिका की सहायता की थी, उन्होंने कमिट किया था जो उनको बाहर लेकर जाएंगे, वापस लेकर जाएंगे। मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबली वो वहां से निकला है, इतना इनकॉम्पिटेंस उसने दिखाया है। अभी ये केवल, अब ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए तो उनके ऊपर तो बहुत कहर गिर पड़ी है, परंतु इसमें अमेरिका की अपनी बहुत पूरी दुनिया में जो प्रेस्टीज है वो बहुत खराब हुई है। जिसे वर्ल्ड लीडर कहा जाता था, अब जो बाइडेन ये कहकर आए थे दैट अमेरिका इज बैक, तो इनकी ह्यूमिलिएशन बहुत हुई है। तो मैं ये नहीं कहूंगा, उनके अपने लिए भी ये बहुत ही खराब तरीका है जिससे निकले हैं। अंजना जी, आप मुझे एक छोटा सा वो दीजिएगा। मैं ये अब्दुल बासित जी ने जो कहा, जो वो कह रहे हैं, जो ये कश्मीर के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, टिप्पणी की है। देखिए, कश्मीर इस डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, पर ये पाकिस्तान जहां भी कुछ बात करता है, आप चांद पर जाने की बात कहेंगे, वो कश्मीर वहां पर ले आएंगे। तो बासित जी ने भी यही किया है, परंतु उनको मैं ये बिल्कुल बता दूं कि कश्मीर में बिल्कुल एकदम चैन और अमन की बात है, और जो पाकिस्तान वहां पर करता था दहशतगर्दी, अब उसके हाथ थोड़े से वहां पर पीछे लगा दिए गए हैं, तो इसीलिए वहां पर वो कुछ नहीं कर सकता है। आगे भी हम देखेंगे, अगर वो पाकिस्तान चाहता है, जैसे उनकी पीटीआई की एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है, जो तालिबान ने हमको ये भरोसा दिया है, जो वो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर हमारे सुपुर्द कर देगा, तो इस बहकावे में भी, इस भुलावे में भी वो ना रहे। दूसरी बात उन्होंने कही है, आपने कहा था जो ये उनकी रिपोर्ट कार्ड पर बहुत उछल कूद रहे हैं, तो देखिए, ये रिपोर्ट कार्ड पर इसलिए उछल कूद रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट कार्ड इन्होंने अपने खुद लिखी है, क्योंकि इन्होंने तालिबान को अपने यहाँ पर रखा हुआ है, उनको खाया पिलाया है, सारे उनको सेफ हेवन दिए हैं, तो रिपोर्ट कार्ड खुद लिखी है, उसको जज भी उन्होंने खुद ही किया है, इसीलिए वो उछल कूद रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का तालिबान को सहायता करना है, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आपको और के पास भी जाना है। मैं केवल एक राष्ट्रपति ट्रंप का एक वो ट्वीट बताना चाहूंगा 1 जनवरी 2018 को, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था जो ये पाकिस्तान हमको पागल बनाता रहा है, हमने इसको $34 बिलियन दिए हैं जो ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़े, परंतु ये हमको उन्हीं आतंकियों को जिनको हम चाहते हैं उनको वो सेफ हेवन दे रहा है, उनको वो वहां पर अपने यहाँ पर उसने वो दिया है, प्रोटेक्शन दी है, और अब आगे ये नहीं चलेगा। परंतु क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को अपना इलेक्शन लड़ना था, उनकी इलेक्टोरल कंपल्शन थी, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू गए, तालिबान से बातचीत की, और ये बिल्कुल वन साइडेड अग्रीमेंट फरवरी 2020 को उन्होंने लिया, और जो कुछ तालिबान ने उस अग्रीमेंट में एक्सेप्ट किया है अंजना जी, उसमें से किसी चीज पर वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, ना वो अपने अलकायदा के साथ और आतंकी गुटों के साथ अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, ना सीरियसली उन्होंने नेगोशिएट किया है एक दूसरी सरकार के लिए, और आखिर में ना ही उन्होंने पीस और को चांस दिया है, वायलेंस को कम किया है, हिंसा को कम। मतलब फितरत उनकी नहीं बदली। अखिल पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट बीजिंग से, उनके पास भी चलेंगे, और हमारे साथ विजय राणा साहब लंदन से हैं। आप दोनों का ब्रेक के बाद मुझे आना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ ग्राफिक्स दिखाते हुए जरा जाना चाहते हैं बुलेटिन से। एक बार दिखाइए कौन सा मुल्क कितने लोगों को वहां से निकाल चुका है, और निकालने की ये मुहिम लगातार जारी है। और आपको पता है, हिंदुस्तान न सिर्फ भारतीयों को निकाल रहा है, बल्कि जो अन्य मुल्क के
लोग वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें भी हम निकाल कर ला रहे हैं। नेपाल और कई सारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके नागरिकों की हिंदुस्तान इस वक्त मदद कर रहा है। एक एक जान इस वक्त बेशकीमती है। 30 अगस्त के बाद सोचिए क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। सुरक्षा सभा जारी है, देखते रहिए आज तक। तो जो सवाल आज हम सुरक्षा सभा के इस सेशन में पूछ रहे हैं हल्ला बोल में, वो ये है कि क्या दुनिया को तालिबान कबूल है। और इसीलिए अब मैं बोरिस जॉनसन के उस बयान के कॉन्टेक्स्ट में विजय राणा आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। जब वो ये कहते हैं कि हमें देखना चाहिए तालिबान क्या करता है और कैसे उसके आगे की परिस्थितियां बनती है सरकार को लेकर, क्या तालिबान कबूल है? देखिए, बोरिस जॉनसन ने नहीं, सारी जो वेस्टर्न अलायंस है उसको हम देखें तो एक बात साफ नजर आती है, वो ये है कि जो पश्चिमी देश है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है और ईसी और नेटो जैसे संगठन जिसके साथ हैं, उन लोगों में अब तालिबान से लड़ने की, अफगानिस्तान की परिस्थितियों से जूझने की इच्छा शक्ति बाकी नहीं थी। इसलिए ओबामा के समय से, ओबामा हो या ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, और ब्रिटेन तो नॉर्मली कई बार लोग यहाँ मजाक में कहते हैं कि ये अमेरिका की ही एक स्टेट है, तो ब्रिटेन की नीति में और अमेरिका की नीति में कोई बहुत फर्क नहीं मैं देखता हूँ। और मुझे ये लगता है कि अब और खासतौर से ब्रिटेन का तो जो बड़ी रोचक बात है वो ये है कि कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 वर्षों में केवल 20,000 अफगान लोगों को अपने यहाँ शरण देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और भारत ने कई बड़ी संख्या में भारत ने अपेक्षाकृत ब्रिटेन के अफगान लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटेन का अब वो रोल दुनिया की राजनीति में नहीं है जो कभी हुआ करता था, और ब्रिटेन अब एक तरह से अमेरिका के एक कहिए कि पीछे चलने वाली एक छोटी शक्ति के रूप में है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई निर्णायक भूमिका ब्रिटेन की है अब इस समय वर्तमान अफगानिस्तान में। जी अखिल पराशर, और चीन में तो पटाखे ही फूट रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि चीन जो है वो तालिबान का समर्थन करता है। और दरअसल क्या है कि अमेरिका की जो एक गैर जिम्मेदार तरीके से जो वापसी हो रही है, तो चीन को एक मौका मिल गया अमेरिका की निंदा करने की। और साथ में जो गनी सरकार जब थी अफगानिस्तान में, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि चीन का जो है अफगानिस्तान में दाल नहीं गल रही थी। लेकिन अब अमेरिका के जाने से चीन खुश है क्योंकि उसको अब एक तरह से पिच मिल गई है, अब वो बैटिंग कर सकता है। दूसरी बात, तालिबान के साथ उसने अपना समर्थन जताया है और तालिबान ने भी चीन के साथ काम करने को भी आश्वस्त किया है। तो हाँ जी, क्या वहां कोई कुछ सेन वॉइसेस हैं जो ये आवाज उठाती हो कि जिस तरह से आप खुलेआम इतनी जल्दबाजी में पटाखे फूटना, जब मैंने बोला मैंने मुहावरे के तौर पर बोला था, क्योंकि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले कंट्रीज में रशिया, चाइना और पाकिस्तान है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वहां पर कुछ सेन वॉइसेस हैं जो समझदारी से ये बता रही हूं कि आग के साथ इस तरह से खेलना ठीक नहीं होगा? तालिबान और तालिबान की जो सोच है वो इस पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा कर सकती है। देखिए, चाइना के अंदर जो चीनी मीडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल वही रहता है जो सरकार का है, और जो यहाँ जितने भी जो स्कॉलर है वो भी बिल्कुल वैसे ही उनका स्टैंड रहेगा जो मीडिया का या जो सरकार का है। तो जिस तरह से सरकार का जो स्टैंड है कि वो तालिबान के सपोर्ट में है और तालिबान के साथ आगे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, वही आवाज आपको पूरे चीन में नजर आएगी। इसकी जो विपरीत आवाज है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ना ही सुनाई देगी। तो चीन जो है वो बिल्कुल चाहता है तालिबान के साथ भागीदारी करने का, और उसको ये लगता है कि अमेरिका के जाने से उसका एक रास्ता क्लियर हो गया अफगानिस्तान में, ताकि वो अपनी यहाँ पर बैटिंग कर सके। यानी कि यहाँ पर वो उसके जो हित है, जो उसके आर्थिक हित है, जो निवेश है, जो एक तरीके से नहीं हो पा रहे थे गनी सरकार के राज में या जब यहाँ अमेरिकी सेना थी, वो करने को यहाँ पर वो व्याकुल है। और वो शायद अब सोच रहा है कि तालिबान के साथ पार्टनरशिप करके वो अपने यहाँ निवेश को बढ़ाएगा। दूसरी बात, तालिबान के साथ चीन क्यों एक गठजोड़ कर रहा है? क्योंकि देखिए, चीन ने ये समझ लिया था कि जो तालिबान है वो हकीकत है आज के समय में, और बहुत जल्दी भांप लिया था कि अब अफगानिस्तान में जो शासन होगा वो तालिबान का होगा, तो क्यों ना तालिबान को गले लगाया जाए, ताकि, और उसके भी अपने हित है, उसके सुरक्षा के हित भी है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में भी
कई चीनी जो इंजीनियर है उनकी मौत हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले गलवा जो इनका ग्वादर है वहां पर हुई थी। अभी कुछ महीने जुलाई के महीने में दासो में मारे गए थे। तो उसको सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है चीन, और वो चाहता है कि तालिबान के साथ मिलकर एक भागीदारी करे और अपने जो ये सुरक्षा की जो चिंता है, मुद्दे हैं, उनको वो एक वैसे भी अखिल, मुझे लगता है कि कोविड के बाद चीन की तरफ जिस तरह से विश्व की निगाहें गई और बदनामी हुई और जिस तरह से एपी सेंटर वहां से रहा और ये पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला, मुझे लगता है उसको भी काउंटर करने के लिए उन्हें पता है कि अगर आतंक से भी हाथ सीधा मिलाना हो तो वो इससे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब सैयद जफर इस्लाम साहब और अब्दुल बासित साहब को दिखाइए। सैयद जफर इस्लाम साहब, भारत सरकार क्या सोच रही है? हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे और इन चीजों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट किया था। पिछले 20 सालों में हमने अफगानिस्तान को कहां से कहां पहुंचते देखा है। हमने वहां की महिलाओं को सांसद बनते देखा, फर्स्ट मेयर से लेकर फर्स्ट सांसद। ऐसी औरतें कि जहां पर अफगानी सेना ने हथियार डाल दिए, वो औरतें अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और वो तालिबान का सामना करने की हिम्मत दिखा रही हैं। यहां से क्या इंडिया किधर जा रहा है? देखिए अंजना जी, आपने सही कहा। अगर आप बैक टेस्टिंग करें तो पिछले 20 सालों में जो हुआ है वहां पर, जिस तरह से भारत ने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, जिस तरह से लोगों की इमदाद की है, लोगों की मदद की है, बड़े पैमाने पे वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों की जिंदगियां चेंज की है और एक अमन का माहौल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। लेकिन अब हालात बदलते हुए हालात में जाहिर है हर देश को ये लिए जरूरी है कि ऐसे मंसूबे पे काम करे जिसमें उसकी कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको पूरे तौर से सेफगार्ड कर पाए। मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारा नजरिया तालिबान के बारे में वही है और पूरी दुनिया का भी वही है। लेकिन दुनिया बदल के वो 1996 से 2001 तक एक बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस हालात में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन में, डायनामिक सिचुएशन में जैसे हालात हर दिन बदलते जा रहे हैं और ग्लोबल कम्युनिटी का भी जो नजरिया है वो भी कहीं ना कहीं आपने जिक्र जिसका किया भी बदलता जा रहा है। ऐसे में मैं इस वक्त उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि भारत क्या स्टैंड लेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ और बहुत बिल्कुल संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भारत वही स्टैंड लेगा जो हमारे देश के हित में होगा। लेकिन टेररिज्म से न भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया है, न कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा और न हम कभी करने वाले हैं। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी बढ़ती है और पाकिस्तान को हम हर बार एक्सपोज किया है और हर बार एक्सपोज करेंगे। और तालिबान जो है पाकिस्तान के सपोर्ट से बना है और पाकिस्तान का पूरा अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। ये भी हम पूरे दुनिया के सामने हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है अब्दुल बासित साहब, तमाम कड़ियों को इस पूरे इलाके में जोड़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इमरान खान सबसे पहले कहते हैं गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी हुई, ताली बजाते हैं और फिर वो चाइना, पाकिस्तान, रशिया सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं तालिबान को। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज ही रूलिंग पार्टी की एक प्रवक्ता ने आपके किसी टेलीविजन चैनल पर कहा कि अब तालिबान के जरिए हम कश्मीर हासिल करेंगे। क्या इस पूरे इलाके में आतंक का राज करके, दहशत फैलाकर अलग अलग जगहों पर अनरेस्ट करने की साजिश अब पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और सेना रच रही है? कोशिश कीजिएगा, वैसे मैं आपकी सीमाओं को जानती हूं, बतौर एम्बेसडर आपने इंडिया में बहुत ही कई बार सच बातें भी बोली खतरा मोल लेकर, लेकिन कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से इसका जवाब दे सके। देखिए अंजना, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जो सवालात आपने दूसरे हजरात से पूछे, अमेरिका में जो साहब थे, बड़े अच्छे आपने सवालात पूछे कि अमेरिका अब छोड़ के जा रहा है, मतलब ये अच्छे, ये सही रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म का बात करना, वो देखिए बुनियादी तौर पे बात कर रहे थे फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, कि तालिबान ने 20 साल फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और बिलाखिर उनको कामयाबी हासिल हुई। तो ये वो उनको एक अप्रिशिएट कर रहे थे कि उनकी कमिटमेंट थी, और ये कमिटमेंट और करेज, तो आपने अगर ये कमिटमेंट और करेज, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अपने इंटरव्यू में तालिबान को अप्रिशिएट किया है कि यू कैन फाइट एनीवन बट यू कैन नॉट फाइट करेज एंड कमिटमेंट। ये प्रेसिडेंट बाइडेन के अल्फाज हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि हमारी एक शायद MNA ने कुछ कहा, देखिए कश्मीरियों को ना तालिबान की ज़रूरत है ना पाकिस्तान की ज़रूरत है। कश्मीरी भी अपनी जद्दोजहद फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ कर रहे हैं। को किसी की जरूरत मैं आपको यकीन दिलाता हूँ,
देखिए मैंने किसी को मुदाखलत नहीं की, जब आप बोले तो मुझे काइंडली मेरी बात देखिए, तहजीब का तकाजा ये है कि मुझे ही बात करने का मौका दे दीजिए। मैंने किसी की बात में इंटरफेयर मैं बड़े अदब से आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। आप बताइएगा, आप जब आपका वक्त आएगा तो आप मुझे जरूर बताएं। तो फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ, फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ पूरा कर ले सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप ही जवाब देंगे उनका। ठीक है बासित साहब पूरा कीजिए। तो कश्मीरियों को जरूरत नहीं है, ना तालिबान की जरूरत है, ना किसी और को जरूरत है कि अगर उन्होंने कह दिया तो वो एक लो थर्ड टियर की पॉलिटिशियन है। लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दों की जरूरत क्यों है सर, जरा ये भी समझा दीजिए। तालिबान वाले, जैश ए मोहम्मद वाले, लश्कर ए तैयबा वाले, पाकिस्तान को इतनी क्यों जरूरत है इनकी? इसके बिना क्यों सांस नहीं ले पाता पाकिस्तान? हमने तो इन तमाम तंजीमों को बैन किया हुआ है, ये सारी प्रोस्क्राइब्ड हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, तो हमने तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है क्योंकि सारी जो सेन वॉइसेस हैं वो भारत में हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। आप बता रही थे कि सेन वॉइसेस कहाँ गई हैं, वो सारी भारत में मसला ये कि आ गई हैं। और वो सेन वॉइसेस जो हैं वो जो ऑब्जेक्टिवली एक चीजों को देखने का तरीका होता है वो नहीं देख पाती, सब देख पाती है सर। अभी तो आप हमारी तारीफ कर रहे थे कि हमने अमेरिका पर, यूके पर, सब पर सवाल पूछा, अभी आप तारीफ कर रहे थे। ये पाकिस्तान नहीं है ना सर, ये इंडिया है, ये चाइना नहीं है जहाँ का मीडिया, वहाँ की सरकार का इको चेम्बर है। हमने अमेरिका को लेकर हर मुल्क पर सवाल पूछे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए ना सर, आज भी लश्कर ए तैयबा से लेकर तमाम ये आतंकी संगठन और उनके जितने भी लीडर्स हैं वो आराम से पाकिस्तान में घुस रहे हैं। और तो और सर, आप तो जानते हैं कि मुंबई धमाकों का भी मास्टरमाइंड वहां बैठा हुआ है कराची में। बोलिए सर, उसकी शादी कराते हैं आप लोग, दुबई जाते हैं सारे के सारे बाराती बनकर। कहाँ सर, कहाँ क्या? देखिए मेरी बात अगर सुनने, आपने सवाल किया ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको इल्म नहीं है, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें सरकारी सतह पे होती हैं। जहाँ तक मुंबई अटैक ट्रायल का ताल्लुक है, उस पर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जो आपके फॉरेन ऑफिस को मालूम होंगी, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मालूम होंगी और मुझे मालूम है। तो मैं अफगानिस्तान से निकल कर कहीं और फिर चले जाएंगे। जहाँ तक इन तंजीमों का एक सेकंड बासित साहब रुकिए, सैयद जफर इस्लाम साहब रुकिए। ये तस्वीर अभी आ रही है वहां से, ये तस्वीर जरूर देखिए सर। पता नहीं आप लोग अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर पाए, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी सेना का है, अभी तक जो जानकारी मुझे बताई जा रही है, जो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, ऐसे अत्याधुनिक हमवीज, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ये सब तालिबान के हाथों लग गया है। अब वो उड़ाने की कर रहे हैं कोशिश। ये देखिए, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसको ब्लैक हॉक को उड़ाने की कोशिश तालिबानी कर रहे हैं। कभी वहाँ गो कार्ट के लिए चले जाते हैं, वहाँ खेलने लगते हैं। अब ये अत्याधुनिक हथियार जब उनके हाथों में पहुंच रहे हैं और वो इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना गंभीर ये मामला हो जाता है बासित साहब, कितना गंभीर हो जाता है। और इसी पर देखिए इंसानी जान तो जान है, चाहे वो किसी के हाथों भी मरे, चाहे वो तालिबान के हाथ। अब आप मुझे वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जहाँ पे एक नन्हा बच्चा अपने नाना के सीने पे बैठा हुआ है, शहीद नाना के सीने पे। हमने बड़ी तस्वीरें दिखाई और सबकी तस्वीरें। जल्दी से एक आखिरी कमेंट सैयद जफर इस्लाम साहब, जल्दी से पाकिस्तान के। आप जब बार उनसे पूछ रहे थे बासित साहब से कि इन तंजीमों को क्यों पाकिस्तान चाहता है और क्यों दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, देखिए किसी भी कंपनी की जानकारी, इट इज नोन, कंपनी इज नोन बाय इट्स प्रोडक्ट। तो पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, तो जाहिर है तंजीमों के नाम से जाना जाएगा और तंजीमों को उसकी पूरी तरह से इमदाद भी करेगा, उसके पूरी तरह से सपोर्ट भी करेगा और अपने नर्चर भी करेगा। वही पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया किस नाम से जानती है। आप मुझे बीच में ही काटना पड़ रहा है, सब ब्रेक का टाइम हो गया। लेकिन अब्दुल बासित साहब, एक संदेश आपके जरिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है। देखते रहिए आज तक। तो इस महीने के अंत को डेडलाइन की तरह तालिबान ने पूरे विश्व को बताया है, खासतौर पर अमेरिका को। जिन लोगों को निकालना है, बचाना है, निकाल लीजिए। उसके बाद जो एयरपोर्ट है वो भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। परिस्थितियां किस तरह से बन रही हैं, क्या है यूएन का रुख, बड़े मुल्कों का रुख, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।